एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। इसमें मैं आपको 100 प्रश्न कराऊंगी जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 100 प्रश्न आप ये करेंगे, साथ में मैंने प्रीवियस ईयर कराया उसको करिए। गारंटी है कि 5 प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव के आने हैं यहीं से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे। इसलिए आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो फ़ेब लास्ट में होने की संभावना है। फ़ेब लास्ट में होने की संभावना है। जनवरी चला जाएगा, आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। फ़ेब भी आके चला जाएगा, नहीं पता चलेगा। जो बच्चे आराम से बैठे हैं कि मैं एग्ज़ाम के 7 दिन पहले पढ़ लूँगा, तो जो तैयारी करके रखेंगे वही 7 दिन में पढ़ के अच्छा नंबर लाएंगे। नहीं तो और बच्चों का लगेगा बैक, और बाद में इधर उधर वीडियो देखेंगे कि कैसे ज़्यादा नंबर लेके आएँ, कहाँ से तैयारी करें। बस इन्हीं सब चीज़ों में बझे रहेंगे। बहुत से बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा स्कूटनी का, उनका रिज़ल्ट भी आने वाला होगा। तो आप सभी ऐसा मत करिए, तैयारी करते रहिए कि आप सभी का बैक ना लगे। रेगुलर चीज़ें पढ़ते रहिए, थोड़ा ही पढ़िए। आप 24 घंटे मत पढ़िए, 6 घंटे भी मत पढ़िए। हम कह रहे हैं 3 घंटे भी मत पढ़िए, लेकिन 1 घंटे तो आप पढ़ सकते हैं ना। सिर्फ 1 घंटे आप दीजिए। अभी आप सिर्फ 1 घंटे दीजिए। 1 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट देख सकते हैं। 20-20 मिनट करके देखिए। 3 सब्जेक्ट आपके अगर तैयार हो जा रहे हैं तो एट लास्ट 7 दिन में आप 4 सब्जेक्ट तैयार कर लीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि आप सारे सब्जेक्ट देखते रहिए, आप सभी के लिए ही अच्छा रहेगा। बाद में आप सभी को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और लास्ट 7 डेज़ में आप अच्छे से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने 96% प्लस स्कोर कर लिया तो ये आपके लिए ही अच्छा है, और आप खुद ही कॉन्फिडेंस से हर किसी से बताएंगे अरे मेरा तो 96% या 97% आया था। नहीं तो नॉर्मल तो हर किसी का वही 80 से 86 के बीच में रहता है। तो आप थोड़ा नॉर्मल से ऊपर हो जाइए और आप लोग तैयारी करते रहिए। अच्छे नंबर से आप लोग पास करिए, परसेंटेज बनाइए। साथ में आप लोग अब सेकंड सेमेस्टर, बहुत बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीटेट का फॉर्म भर रखे थे, तो सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है। आप सभी को कंग्रेचुलेशन। जिसका भी सीटेट निकल गया है और जिन बच्चों का नहीं निकला है वो परेशान मत हों। इस बार वो फॉर्म फिलअप करें और तैयारी स्टार्ट कर दें। इस बार मैं आप सभी को सीटेट की तैयारी कराऊँगी और अच्छे से कराऊँगी। तो जो बच्चों का निकल गया उनको बहुत बहुत बधाई, और वो अपने आगे एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जिन बच्चों का नहीं निकला वो अपना सेकंड सेमेस्टर पढ़ें, साथ में सीटेट की भी कुछ क्लासेस देखें। और क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जब भी होगा, इधर आपका अप्रैल में मार्च अप्रैल के मिड में, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप लोगों का क्या होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है सीटेट का, और जुलाई में इसका एग्ज़ाम होता है। तो अगर हो सकता है, अगर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम इधर आप लोगों का हो रहा है तो जुलाई अगस्त के ही बीच में आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पड़ेगा। तो अभी से आप चीज़ें पढ़ते रहिए थोड़ी बहुत। इससे क्या होगा कि आपका सेकंड सेमेस्टर निकल जाएगा अच्छे से, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा बैक लग गया। अगर बैक लग जा रहा है तो आप थर्ड सेमेस्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और सीटेट भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो सेकंड सेमेस्टर अभी फोकस करिए, अच्छे से निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद फैब में पेपर देने के बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें तो साथ में ही आप सीटेट को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दें। और हम लोग भी अपनी क्लासेस सीटेट की अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। अप्रैल से मैं आपको सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करा दूंगी, और आप लोग तैयारी अच्छे से करिए कि आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में बैक ना लगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं। और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप इतने दिनों से आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट प्रश्न से, और बार बार कह रही हूँ कि आप PYQ को ज़रूर पढ़िए। पवन को देख लीजिए, राजन को देख लीजिए। बस यही इतने से आप 96 प्लस स्कोर करके आएंगे। आपका 96 प्लस परसेंटेज बढ़ेगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे। ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कराई हुई हूँ।
पेट्रोल में होती है। पेट्रोल में क्या होती है आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी। क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, क्या होगी? रासायनिक ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए जल्दी से। 10 सेकेंड का आप लोग को मैं समय दूंगी। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, अर्ग है या मीटर है? क्या है? बल का जो एसआई मात्रक है आप सभी का क्या है? न्यूटन है। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव? बताइए इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार प्रीवियस ईयर प्रश्नों में पूछा गया है और इस बार भी पूछने का चांस है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो आप गलती से मत स्किप कीजिए। ये सन 2023, 22 और 19 में ये आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उसको तो आप नोट डाउन कर लिया करें अपने नोटबुक में। क्यों? क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अगर आप पे वो नोट्स बना के चलेंगे तो आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपके कुछ सेलेक्टेड प्रश्न जो रहेंगे जो आपके पास रहेंगे, इससे आप सबको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहेगा। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaCO3। इसका आंसर राजन सीरीज में गलत दिया हुआ है, शायद दा दिया हुआ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, शायद दा दिया हुआ है, तो ये गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2 है या O2 है या NH3 है, NO2 है? आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलेगी? तो ये आपकी O2 निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान, लेकिन क्या होती है? द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा क्या है? आप लोग बताइए कि चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी प्रश्नों को, क्योंकि मुझे 100 प्रश्न आज सॉल्व कराने हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं क्या हैं? जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार क्या है? आप लोग बताइए मुझे। प्रबल क्षार क्या होगा? ये आपका NaOH होगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका वाशिंगटन DC में है। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? बताइए। तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? कि इनका आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट, दिन रात होना क्या है? दिन रात का होना क्या है? यह नियमित होता है एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। नियमित होगा और यह प्राकृतिक परिवर्तन है। पित्तरस बनता है यकृत में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आप लोग उत्तोलक से तैयार कर लीजिए, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उत्तोलक से प्रश्न आएगा जरूर, चाहे जहाँ भी आप लिख लीजिए। ज़्यादातर आपसे पूछता क्या है? सरौता और चिमटा, ज़्यादातर यही पूछता है। कभी कभी ये सारी चीज़ें पूछ लेता है, नहीं तो वो ज़्यादातर द्वितीय तृतीय श्रेणी से ही पूछता है। तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? चिमटा। दो चीज़ ज़्यादा पूछता है, या तो सरौता या तो चिमटा। सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध है। बताइए कि सुनामी का संबंध किससे? तो जो सुनामी होता है उसमें पानी के अंदर जो उत्पन्न लहरें ऐसे ऐसे क्या होती है? उठती रहती हैं। खूब तेज़ लहरें ऐसे आएगी, उसके बाद फिर ऐसे रिटर्न हो जाएगी। तो जो लहरें हैं जो पानी के अंदर उत्पन्न होती है वही क्या है? सुनामी है। बादल फटने का अर्थ है, बादल अगर फट रहा है तो क्या होगा? अचानक भारी वर्षा होने लगती है। क्या होगी? अचानक भारी वर्षा होगी। बादल फटने से क्या? अचानक भारी वर्षा का होना। भूपृष्ठ आकस्मिक कंपन कहलाता है। देखिए, भूपृष्ठ जो है उसमें आकस्मिक परिवर्तन हो, आकस्मिक कंपन कब होता है? अभी जल्द ही भूकंप आया था ना, उसमें क्या हुआ कि अचानक से सब हिलने लगता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। चक्रवात का आकार,
जो आपका चक्रवात होता है उसका आकार कैसा होगा, तो ये आपका अंडाकार होगा। कैसा होगा? अंडाकार। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो ड्राइंग पे मत जाइएगा आप लोग। प्रश्न सुनिए, उसके आंसर को सुनिए, अपने दिमाग में सेट करिए। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उसको उतनी बार रिवीजन करिए। यही आप सबके लिए अभी अच्छा है, क्योंकि आप जितनी बार तैयारी करते रहेंगे आपका माइंड शार्प हो जाएगा और आप जब भी परीक्षा हाल में बैठेंगे तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आए आप तुरंत ऐसे आंसर लगा के और चले आएंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गोला करके अपने कॉपी में ऐसे लिखें और आंसर नंबर 5, क्योंकि 5 ही विकल्प आते हैं इसलिए मैं 20 नहीं डाली हूँ। आंसर नंबर 5 का प्लूटो डाल के आप चले आए, आपको पूरा नंबर मिल गया और आप 100% श्योर है कि हाँ इसका आंसर यही होगा। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो ये आपका प्लूटो था। अधपका मांस खाने वाले मतलब अधपका मांस खाने से होने वाला कौन सा रोग है? कई बार मैंने पढ़ा है कि अधपका मांस खाएंगे जो उसको क्या होगा? एंथ्रेक्स होगा। रसांकुर की संरचना पाई जाती है। रसांकुर संरचना कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी क्षुद्रांत में पाई जाती है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद कब पारित हुआ था? तो ये आपका सन 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है? जनसंख्या विस्फोट के कारण आप लोग खुद मुझे बता सकते हैं। प्रश्न के क्या है कि वैकल्पिक को पढ़ के अनिश्चित जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है जनसंख्या विस्फोट या नियंत्रित जनसंख्या ने। इसमें क्या है कि अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। देखिए अनियंत्रित जन्म दर क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कैसे होता है? तो यह पृथ्वी पर प्लेट के खिसकने से होता है। कैसे होता है? पृथ्वी पर प्लेट के खिसकने से होता है। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? तो वो हाइड्रो एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? एक ही प्रकार के ऋणायन और धनायन दे रहे हैं तो वे सामान्य लवण कहलाएंगे। क्या? सामान्य। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? देखिए जल प्रदूषण है। आप इसका मतलब इसको जो ये प्रश्न है इसको आप मतलब पढ़ के प्रश्न को पढ़ें, इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़े अपने माइंड सेट है। क्या है कि चीज़ें पढ़ेंगे तो थोड़े सा खुद ही अपने आप को समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। इन दोनों का आंसर आप सभी मुझे कमेंट में बताइए कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण कैसे होता है, किन कारणों से होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और चीज़ों को पढ़ते रहिए। अभी तक आपने चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फिर आ गया द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है क्या है? बोतल खोलने वाला यंत्र। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल एवं क्षार की जो प्रबलता है वो किस पे निर्भर करती है? आयनन की मात्रा पे। ये प्रश्न हम लोगों ने कर रखा था आगे भी। प्रबल अम्ल क्षार। अम्ल क्षार वह है, प्रबल अम्ल क्षार क्या है? आप लोग मुझे बताइए। वो है जो जल से अधिक आयनित हो। क्या हो? जो जल से अधिक नेत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य उपसही संयोजक बंध बनाने वाले को क्या कहेंगे? आयनायन कहेंगे। उदासीनीकरण की क्रिया क्या है? लवण व जल बनते हैं। घड़ी में चाबी देने के संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा। एलिसा प्रशिक्षण होता है। एलिसा प्रशिक्षण आप सभी याद रखिएगा कि ये एड्स में होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो ये इसमें त्रिक संयोजी बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है
तो तत्व के परमाणु के नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था और बताया था कि इसमें क्या करिए कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को आप प्लस कर दीजिए और जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परमाणु संख्या। तो यही आपका राइट आंसर। दाएं विलय से रुधिर किस अंग में जाता है? दाएं विलय से रुधिर आपका किस अंग में जाता है? तो ये आपके फेफड़ा में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। आप चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है, आप लोग बताइए। दूध से दही का बनना, गन्ने के रस का सिरका बनाना या बल्ब का जलना। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? बल्ब का जलना। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? ये फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत पूछा गया था, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल। विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत, विटामिन मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। सौरौता में अलम्ब होता है। सौरौता में अलम्ब कहाँ होता है बताइए? तो ये आपका किनारे तथा बीच के मध्य में होगा। सौरौता में जो अलम्ब होता है कहाँ होगा? किनारे पे होगा, बीच में नहीं होता इसमें। ये ट्राली का मुझे याद था। इसमें क्या है कि किनारे पे होता है। आप जो आपके घर में पान खा रहा हो और सरौता यूज़ करता हो डली काटने के लिए, तो आप देखिए कि उसको किनारे पे ही रख के कट की जाती है। बीच में अगर आप उसको रख के कट करेंगे तो कट ही नहीं होता है। वह उत्तोलक जिसमें अलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है, देख लीजिए आ गया जो जिसकी बात मैं भी कर रही थी कि वह उत्तोलक जिसमें अलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है। तो मध्य में क्या रहता है? ट्रॉली। मध्य भार ट्रॉली की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में क्या परिवर्तित कर रहा है? तो ये आपका विद्युत मोटर परिवर्तित कर रहा है। अम्ल वे पदार्थ हैं। अम्ल कौन से पदार्थ हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रियाएं करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं या जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये क्या करते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? स्कर्बिक अम्ल होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आ गया। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? सरौता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार करके रखिए। साथ में ही मेरे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और अगर आप अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं और आप लोग वीडियो लाइक करके नहीं जाते। अरे आप वीडियो लाइक कर देंगे तो कुछ भी आपका नहीं जाने वाला है। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आपका फ़ायदा हो रहा है, अगर आपके साथ साथ किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा तो उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया, चूना पत्थर। आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन आप सभी को कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। प्लेग रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपके विटामिन बी की कमी से होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में हो रहा है? तो ये आपका शकरकंद में होता है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है ये आपकी पूर्णिमा के दिन होती है। डीपीटी के टीके से बचाव होता है। किसका होता है? डिप्थीरिया का होता है, टिटनेस का, काली खांसी का। इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ये भी है CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? तो इसमें Ca की जो संयोजकता है ये +2 की है। कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग में वृद्धि होती है, किस लिए होती है? रोगाणु प्रतिरोध में। खरीफ की फसल है, खरीफ की जो फसल है ये आपकी क्या है? धान है। इनमें में से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? इसमें में से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो एंटा एसिड क्या है? सूचक नहीं है। कंपोजिट खाद बनाई जाती है, कंपोजिट खाद बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो गोबर कूड़ा कचरे से, आ और बा दोनों। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? अति शीघ्र गति से। जूल मात्रक है किसका? कार्य और ऊर्जा दोनों का है। रबी की फसलें कौन सी हैं? तो ये आपका चना है। नेक्स्ट, किसी वस्तु किसी वस्तु में गति के कारण कार्य की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य की क्षमता को क्या कहेंगे? तो गतिज ऊर्जा कहेंगे। यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ कैसे होगा? WF। सरल मशीन क्या है? आप लोग मुझे बताइए कि सरल मशीन क्या है? सरल मशीन क्या है? गिन्नी। गिन्नी आपकी क्या है? सरल मशीन है। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, समान रूप से होता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि भुलाई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, रेत की मात्रा होती है, क्या होती है? 60 से 80%। हैरो खेत में निकलने के काम आते हैं, हैरो खेत से निकालने के काम आते हैं, क्या काम आते हैं निकालने के लिए? तो ये आपका क्या निकालने के काम आता है? खरपतवार। डिबलर से बुआई नहीं होती है, डिबलर से बुआई नहीं होती है, डिबलर से बुआई नहीं होती है किसकी? तो धान की नहीं होती है। सिंचाई को कटाऊ पानी विधि है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि क्या है? अपलाहन या प्रवाह विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS पद्धति कार्य का मात्रक है, MKS पद्धति का कार्य का मात्रक क्या है? MKS पद्धति का जो कार्य का मात्रक है जूल है। कार्य क्या है? कार्य आपकी एक अदिश राशि है। 74 प्रश्न हो चुके हैं और आज का हम लोग का जो टारगेट है वो 100+ प्रश्नों का है। कितना है? 100+ प्रश्नों का है और हम लोग 75 प्रश्नों पे पहुंच गए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते हैं हम लोग 75 प्रश्न। ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति क्या है? ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति क्या है? जूल है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? बात करें यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 जूल होता है, 1 जूल किसके बराबर है? तो ये आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर है। नियमित खाद के प्रयोग से होती है, नियमित खाद के प्रयोग से क्या होती है? नियमित अगर आप खाद का प्रयोग करेंगे तो उपज में वृद्धि होगी। चिमटा उदाहरण है, कई बार मैंने बताया आप सभी को कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट में बताइए। पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है जिसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो? जरूर बताइए इसका आंसर। बहुत ही इजी है। क्या है? ज्वारभाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा, पुनः न प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये आपकी कोयले की ऊर्जा है। क्या है? कोयले की ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, कैसे? तो ये आपके सौर सेल द्वारा। जल में घुलनशील है, कई बार मैंने इसको बताया, इसको मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई है, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि जल में घुलनशील क्या है। वसा
वसा में कौन कौन से विटामिन हैं जो घुलनशील हैं वसा में, ये आप मुझे बताइए। विटामिन्स कितने होते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किस लिए? पाश्चीकरण द्वारा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, किसमें होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो तथा उसके परमाणु में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा? तो प्रोटॉनों की संख्या। निम्न में से सरल मशीन क्या है? तो ये आपकी गिननी है, अभी हम लोगों ने किया था। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? बताइए, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो ये आपका पेप्सिन कहलाता है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका इंसुलिन है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के, तो ये आपका कौन सा काम होता है? पैराथॉर्मोन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना, मोम के पिघलने के बाद आप उसको फिर से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना, ज्वालामुखी का फूटना क्या है? ये आपका अनियमित परिवर्तन है। क्या है? अनियमित परिवर्तन है। क्या है आपका? अनियमित परिवर्तन है। परमाणु के नाभिक में स्थित है, परमाणु के नाभिक में क्या स्थित है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, क्या होता है? तो इसमें कितने होते हैं? तो 2 और 8 होते हैं। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH2 है। हम लोगों ने 100 प्रश्न कर लिए, हम लोगों ने 100 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे कर लिए। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आप सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपका व्यर्थ चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। और साथ में अभी तक जिन बच्चों ने तैयारी नहीं शुरू की हो वो थोड़ा बहुत शुरू कर दें, एकदम आराम से मत बैठिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। शेयर भी करिए सॉरी, और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग वहीं पे आपने सारा PDF शेयर करते हैं, तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।